नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग और उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं और जो कॉपियां हमारे पास आई हैं उन कॉपियों में क्या क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, क्या कमी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिना देर के, बिना किसी विलंब के इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो जो आज का प्रश्न है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि आधारभूत अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल यद्यपि कुछ चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ पर कहा गया है चर्चा कीजिए। तो यहाँ जो दो तीन बातें कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान रखना है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपसे 150 वर्ड में पूछा गया है और 10 अंक का ये प्रश्न है, अर्थात 10 अंक आपको इसमें मिलेंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें इसमें आप लोगों को देखना है, समझना है, उसको एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ आधारभूत अवसंरचना आपको समझना है और जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना है। साथ ही साथ इसने अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदारी ने किन चुनौतियों का समाधान किया है और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सीमाएं क्या हैं, तो पीपीपी मॉडल ने किन चुनौतियों का समाधान किया है और उसकी सीमाएं क्या हैं। मोस्टली हमें इसी पर फोकस करना है। तो जब हम प्रश्न लिखेंगे तो प्रश्न लिखने के दौरान हमें भूमिका में सबसे पहले ये बताना होगा। यहाँ पर जो हम भूमिका लिखेंगे, भूमिका में दो बातें, एक तो आधारभूत अवसंरचना या संरचना, यहाँ पर इसकी बात होगी। साथ ही यहीं पर आपको पीपीपी मॉडल बताना है। पीपीपी मॉडल क्या है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत संरचना। जब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ, जब शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ऐसी संरचना जो आर्थिक इकाइयों के, ठीक है, आर्थिक इकाइयों की बात यहां पर की जा रही है, आर्थिक इकाइयों के आधार के रूप में काम करे उसे हम आधारभूत अवसंरचना कहते हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में वह संरचना जो अन्य आर्थिक क्रियाओं का आधार है उसे अवसंरचना कहते हैं। अच्छा, इसमें आगे और जोड़ सकते हैं, यह स्वयं उत्पादन करने की बजाय उत्पादन की गतिविधि को या उत्पादन की गतिविधि को या गति को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। एक तो ये बात है। आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, आधारभूत संरचना उन सहायक क्रियाओं का समूह है जो उत्पादन की रफ्तार को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये परिभाषा हो गई, आपने ये बता दिया कि आधारभूत अवसंरचना क्या है। अब बात आएगी पीपीपी मॉडल के बारे में। तो पीपीपी मॉडल अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदारी, और सार्वजनिक निजी भागीदारी में आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आकर के एक साथ काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? अवसंरचना विकास के लिए। अवसंरचना विकास में क्या कर रहे हैं? सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। कैसी सुविधाएं? तो सार्वजनिक सुविधाएं, इससे जिससे आर्थिक विकास और जन कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो यहां पर हमने ये बात कर लिया पीपीपी मॉडल। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पीपीपी वह व्यवस्था है या मॉडल है जहां सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर गुणवत्तापूर्ण, यहां पर ध्यान रखना है, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करते हैं। ये आपने समझ लिया। तो भूमिका में ये सारी बातें शामिल होनी चाहिए थी। अब इस बच्चे ने क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के लिए आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण एक रीढ़ की हड्डी, यहां पर है नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी की भांति कार्य करता है। यह सरकार के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक बात है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय में लगभग 35%, संभवतः ये 35% लिखा है, यहां पर सही से विजिबल नहीं है, ये तक की वृद्धि है, वृद्धि की है।
तो ये जो आपने बताया है इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहां तक जो आपने लिखा है ये बहुत अच्छा लिखा है, इसमें आपको पीपीपी भी बता देना चाहिए था। अब यहां पर जो आपने और बताया है देख लीजिए, ये कहा गया है कि आधारभूत अवसंरचना की भूमिका, प्रश्न में कहीं भी आधारभूत अवसंरचना की भूमिका आपसे नहीं पूछी गई है, तो ये हम स्किप कर रहे हैं, इसको हमें नहीं देखना है। साथ ही और क्या लिखा है आपने यहीं पर देख लेते हैं। और आपने लिखा है कि आधारभूत संरचना की प्रकृति, क्या प्रश्न में आपसे प्रकृति पूछा गया है? प्रकृति कहीं भी नहीं पूछा है, तो इसकी भी आवश्यकता यहां पर नहीं थी। तो इस पर आपको अभी 1 नंबर दिया जा रहा है, अभी इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर कुछ और चीजों को देख लें। उपर्युक्त जो आपने आगे लिखा है इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं देखिए। उपर्युक्त प्रकृति के कारण ही पीपीपी की भूमिका है, ठीक है। साथ ही जिसकी सहायता से निम्न लाभ होंगे। यहां थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं है, फिलहाल यहां पर लाभ की बात कही गई है कि निम्न लाभ होंगे। लाभ भी आपसे प्रश्न में कहीं नहीं पूछा गया है, 150 वर्ड का यह प्रश्न है। तो यहां पर देखें, पूंजी का अभाव दूर, तकनीकी, यहां अभाव दूर ये सेंटेंस अपर्याप्त है। साथ ही तकनीकी का आगमन, तकनीकी का आगमन ठीक बात है। सरकार की हिस्सेदारी से नियमन आसान होता है और यहां प्राइवेट सेक्टर को रिस्क लेने में सहूलियत होती है। अब ये जो आपने डायग्राम बनाया है ये इधर से आप डिनोट कर रहे हैं, इधर से कोई बात लिखी गई है और इसका ये बिंदु है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यहां पर कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। जैसे अगर मैं इसे बताऊं तो यहां एक पिता है और पिता के हमने XYZ कोई भी, ये हमने कह दिया कि ये A और B ये दो बच्चे हैं इसके, लेकिन पिता का नाम और पिता के बारे में यहां पर बताया गया, तभी तो एरो बना करके बताया गया A और B इसके बच्चे हैं, जबकि इसमें ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो डायग्राम आपने बनाया है, सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश की है, दरअसल ये ठीक नहीं है। तो एक पहली बात तो ये पूछा ही नहीं गया है, आपने बना दिया है। बहरहाल यहां पर देख लेते हैं पीपीपी मॉडल की चुनौतियां, और यहां पर चुनौतियों के स्थान पर सीमाएं ही पूछा गया है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं ये जो बातें लिखी गई हैं, उससे पहले इन जो हम कुछ कीवर्ड्स यहां पर लिए हैं उस कीवर्ड्स को देख लेते हैं। चुनौतियों का समाधान, कौन कौन सी चुनौतियों का समाधान करता है? तो राजकोषीय घाटे में कमी, सरकार चूंकि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारत में है, समाजवादी प्रकृति भी देखने को मिलता है हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, तो सरकार कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करती है। उसके बाद सरकार न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहल तो करती ही है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार की ही जिम्मेदारी 1991 से पहले माना जाता था कि वही अन्य क्षेत्रों में जो अवसंरचना निर्माण है वो भी कार्य करेगी। तो इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता था और सरकार को उधार लेकर के, ऋण लेकर के ये कार्य करना पड़ता था। अब यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ता था, सरकार ने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो अवसंरचना निर्माण है उसमें निजी क्षेत्र को लेकर के आई। लेकर के आने की वजह से जो सरकार के पास पूंजी की समस्या थी और पूंजी की समस्या की वजह से जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, उस राजकोषीय घाटे का समाधान कर लिया। अर्थात ये जो चुनौती थी उस चुनौती का समाधान सरकार ने कर लिया, अर्थात राजकोषीय घाटे में कमी आ गई। दूसरी, अवसंरचना निर्माण में जो पूंजी निवेश के लिए पूंजी निवेश चाहिए था, पूंजी का मतलब यहाँ पर जो वित्त है उसकी भी बात करेंगे और मशीनरी की बात करेंगे। तो वित्त और मशीन दोनों को मिलाकर के हम पूंजी की बात कर रहे हैं। तो पूंजी निवेश की बात यहाँ पर की गई है कि पूंजी निवेश चूंकि यहाँ निजी क्षेत्र कर रहा है, सरकार के पास दोनों की ही कमी थी और निजी क्षेत्र के पास ये है। तो अगर ऐसा करती, अर्थात फिर भी निर्माण करती, तो सरकार उतना गुणवत्तापूर्ण जो अवसंरचना है उसका निर्माण नहीं कर पाती। इसलिए इस समस्या का भी समाधान हो रहा है, अर्थात अवसंरचना निर्माण में पूंजी निवेश कौन कर रहा है? निजी क्षेत्र कर रहा है। तो इस समस्या का भी, इस चुनौती का भी हमने समाधान कर लिया। आर्थिक विकास की चुनौतियों का समाधान। अब आर्थिक विकास की चुनौतियों का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आर्थिक विकास, हमें आर्थिक समृद्धि और विकास हमें तीव्र करना है, तो इसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। हमें आर्थिक विकास की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अवसंरचना की आवश्यकता है, और अवसंरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति हम किसके माध्यम से कर रहे हैं? हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। अर्थात जो कनेक्टिविटी की समस्या हमारे देश में थी, उस
समस्या का, उस चुनौती का हमने समाधान कर लिया, अर्थात कनेक्टिविटी में हमने सुधार कर लिया। इससे जो परिवहन लागत थी ए नामक स्थान से लेकर के बी नामक स्थान तक जाने में, मान लीजिए यहाँ से कच्चा माल ले जाकर के यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, बेहतर व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से समय ज़्यादा लगता था, लागत भी अधिक लग रही थी। तो परिवहन लागत में से कमी हो गई और संरचना का निर्माण किया गया। और जब ये स्थिति हुई तो इसका सीधा सीधा सा प्रभाव ये देखा गया कि धीरे धीरे हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ। चूंकि ये सुविधाएं नहीं थी तो देश में निवेश नहीं हो रहा था, और निवेश नहीं हो रहा था तो हमारी जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो भी निम्न थी। तो ऐसी स्थिति में जो निवेश नहीं हो रहा था वो चुनौती थी कि हम कैसे निवेश को बढ़ाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, अर्थात अवसंरचना निर्माण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ और धीरे धीरे हमारे देश में निवेश भी बढ़ा। तो इस समस्या का भी समाधान हमने कर लिया, और इसकी वजह से जो उत्पादन लागत हमारी ज़्यादा होती थी, चूँकि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में समय अधिक लगता था, तो समय के साथ साथ हमारी लागत भी बढ़ती थी। तो उत्पादन जो हम जिस वस्तुओं का उत्पादन करते थे उसकी लागत बढ़ जाती थी। तो उत्पादन लागत में भी हमने कमी कर ली, अर्थात आर्थिक विकास की जो चुनौतियाँ थी उनका हमने समाधान कर लिया, और इसकी वजह से जो हमारा कार्य निष्पादन था वो बेहतर हो गया। फ्री राइडर की समस्या का समाधान हो गया। फ्री राइडर का सीधा सीधा सा मतलब यह होता है कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का एक व्यक्ति पे करके इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो बिना पे किए सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे सड़क कह लीजिए या रेलवे भी कह लीजिए इत्यादि। विदाउट टिकट यात्रा करना आप ऐसे समझ सकते हैं। फिलहाल फ्री राइडर की जो समस्या थी, चूंकि यहाँ पर निजी क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट हो गया, निजी क्षेत्र ने यहाँ पर प्रबंधन कौशल में सुधार किया, जिससे इस समस्या का समाधान हो गया। अर्थात ये जो हमारे सामने चुनौती थी कि मुफ्तखोरी जो हमारी प्रवृत्ति में आ गई थी, निजी क्षेत्र के आने की वजह से ये दूर हुई है। दूरगामी रिटर्न के जोखिम का समाधान हुआ है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो निवेश हो रहा है अवसंरचना निर्माण में, इससे लंबे समय में रिटर्न मिलता है और धीरे धीरे करके रिटर्न मिलता है। तो सरकार को अन्य क्षेत्रों में भी खर्च करना है, तो सरकार ये जो जोखिम था उस जोखिम को नहीं उठा करके इस जोखिम को निजी क्षेत्र पर डाल दिया, अर्थात निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में निवेश किया और जो दूरगामी रिटर्न का जोखिम था उसका समाधान उसके माध्यम से कर लिया। तो जो चुनौतियां थी यहाँ पर, परियोजना लागत में कमी, हमने ये भी बात कर ली कि जब हमने ये निर्धारित कर लिया कि प्रबंधन कौशल में इनके पास बेहतर प्रबंधन है और ये कार्य ढंग से करेंगे, यहाँ पर लाल फीताशाही नहीं होगी, नौकरशाही की स्थिति नहीं होगी, तो परियोजना जो है वो सही समय पर पूरी होगी। तो इससे जो सरकारी मशीनरी के द्वारा 10 वर्ष लगता बनाने में, वो यहाँ पर 5 वर्ष में या मान लेते हैं 7 या 8 वर्ष में पूरा हो रहा है। तो हमारी जो परियोजना लागत है उसमें कमी आ रही थी। तो इस समस्या का भी हमने समाधान कर लिया, और इसकी वजह से हमने ये कह दिया कि आयकर में, अर्थात प्रति यूनिट उत्पादन लागत में हमने कमी कर ली, एक ये भी हमने सुधार किया। ठीक है, अर्थात इस चुनौती का भी हमने समाधान कर दिया, जिससे हमारी बचत दर प्रभावी हुई। साथ ही मॉडल नवाचार, अर्थात अगर सड़क बनाना है तो सड़क में किस तरह से हम नवाचार ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, और उसके लिए आधुनिक तकनीकी की जो चुनौती भारत में थी, सरकार के पास थी, उस चुनौती का समाधान निजी क्षेत्र के द्वारा कर लिया गया, अर्थात मतलब पीपीपी मॉडल से कर लिया गया, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास अत्याधुनिक तकनीकी है। तो ये हमने देख लिया कि इन चुनौतियों का समाधान हमने कर लिया। अब इसकी सीमाएं क्या है, अर्थात पीपीपी मॉडल की सीमाएं क्या है, इनको देख लेते हैं। उद्देश्यों में समानता की कमी, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो जन कल्याण के लिए काम करता है और निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करता है। तो जो भी सुविधाएं निर्मित होंगी, स्वाभाविक सी बात है अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा कौन, निजी क्षेत्र। जैसे मान लीजिए हमने BOT बना लिया, बोल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, जिसे बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। मतलब सड़क को निजी क्षेत्र बनाएगा, उसको ऑपरेट करेगा तब तक जब तक उसमें जो पैसा लगाया है वो वसूल न ले, और जब वसूल लेगा अर्थात टोल टैक्स के माध्यम से, तो फिर ये सरकार को हस्तांतरित करेगा। अब पूरी तरह से वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी, वो सड़क सरकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये जो स्थिति है, यहाँ पर जन कल्याण प्रभावित तो होगा ही होगा। ठीक है, सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, हमने ये सड़क बनाया,
सरकार की संपत्ति, समाजवादी व्यवस्था समझिए, हम समाजवादी की व्यवस्था की बात करते हैं, तो इस पर अधिकार किसका होना चाहिए था? सरकार का, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का। लेकिन इस सार्वजनिक परिसंपत्ति पर, अब ये सार्वजनिक परिसंपत्ति है, निजी क्षेत्र के हाथ में भले ही है लेकिन सार्वजनिक परिसंपत्ति है, लेकिन सार्वजनिक परिसंपत्ति पर सार्वजनिक नियंत्रण कमजोर हो रहा है, अर्थात सरकार का नियंत्रण कमजोर हो रहा है। एक ये इसकी सीमा है। दूसरी बात, विभिन्न कारणों से परियोजना लागत में देरी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली से हम यूपी तक के लिए सड़क बना रहे हैं। अब सड़क बनाने में हमें भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात निजी क्षेत्रों को करना पड़ेगा। एक से समझौता किया, यहाँ पर हो गया भूमि अधिग्रहण, चलो ठीक बात है। अगले राज्य में गया, अगले राज्य अर्थात ये अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरेगा, एक ही राज्य में तो होगा नहीं। यहाँ पर अलग दल की सरकार है, यहाँ पर अलग दल की सरकार है, केंद्र में अलग दल की सरकार है। अब राजनीतिक विचारधारा में अंतर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, और चूंकि भूमि राज्य सूची का विषय है तो यहाँ भूमि अधिग्रहण में समस्या आएगी। तो जो हमारा समय निर्धारित किया गया है 2 वर्ष, इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरा नहीं हो पाएगा तो अर्थात विभिन्न कारणों से परियोजना लागत में देरी। इसने कहा कि मुआवजा मुझे अधिक मिलना चाहिए, मेरी भूमि जो है अधिक उपजाऊ है। इसने देखा कि यहाँ पर तो इसने बार्गेनिंग की, इसको अधिक मिला। ये कहेगा कि यहाँ से ज्यादा मेरी जो भूमि है अधिक उपजाऊ है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो परियोजना लागत है, परियोजना जो सही समय पर निर्मित हो जानी चाहिए वो नहीं होगी, इसकी वजह से निर्माण जो है उसमें देरी होगी, इसकी ये सीमा है। परियोजना लागत में से वृद्धि हो जाएगी, और परियोजना लागत में वृद्धि के साथ साथ अब मान लीजिए ये ए नामक कंपनी ने या निजी क्षेत्र ने इस सड़क का निर्माण किया, दूसरी एक बी नामक कंपनी है, इसने देखा कि भैया यहाँ पर तो ये समस्याएं आ रही हैं, और समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमने बताया था, सरकार को एस्टिमेट दिया था, वो हमारा कम पड़ गया, अर्थात घाटा हुआ। तो ये कहेगा अब इतनी ही लंबी सड़क बनाने के लिए अगर पीपीपी में दूसरी कंपनी शामिल होती है तो वो कहेगा कि हमने यहाँ पर जो 20 CR रखा गया था, इस 20 CR को ये बताएगा 30 CR अर्थात 30 करोड़ में हम बनाएंगे। कहने का मतलब यह है परियोजना की लागत कृत्रिम तरीके से बढ़ा दिया गया है इस क्षेत्र के अर्थात निजी क्षेत्र के द्वारा, और परियोजना लागत कृत्रिम तरीके से बढ़ाया गया है। ये वसूला किससे जाएगा? टोल टैक्स के माध्यम से ये जनता से ही वसूला जाएगा, और जनता से वसूला जाएगा अर्थात इसका भार किस पर पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा। इससे जन कल्याण प्रभावित होगा। और जब इस तरह की समस्याएं होंगी कि ये भूमि अधिग्रहण में समस्या आ रही है, प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आपको निवेश करना है, निजी क्षेत्र आपके पास पैसा है, आप करिए, हम इसमें हस्तक्षेप क्यों करें? तो यहाँ जो निजी निवेश है दूसरी कंपनी देखेगी तो यहाँ पर हतोत्साहित होगी कि हम लाभ कहीं और कमा लेंगे, इस पचड़े में हमें क्यों पड़ना। तो एक इसकी सीमा है। और जो अनुबंध हुआ है सरकार और इसके मध्य, अर्थात इस पीपीपी मॉडल को संचालित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, विशेष प्रयोज्य वाहन, उसको लेकर के जो समझौता हुआ है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता का अभाव हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जन कल्याण को हतोत्साहित करता है। और ये प्रशासनिक सहयोग नहीं होने की वजह से यहाँ पर भी समस्याएं हो रही हैं। एक और सीमा ये है कि अभी तक जो भी क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है, केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जो पीपीपी मॉडल है देख रहे हैं, अर्थात पीपीपी मॉडल यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो हम इसका दायरा अभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक ये सीमा है। तो अब यहाँ पर देख लें इन्होंने जो लिखा है ये क्या लिखा है। तो पीपीपी मॉडल की सीमाएं क्या हैं? कुछ क्षेत्रों में 100% ऑटोमेटिक रूट से निवेश का नहीं होना। यहाँ पर आप FDI की बात नहीं कर रहे हैं, आप FDI बता रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, फिर भी इसको मान लेते हैं। और दूसरे पॉइंट को देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर द्वारा अपनी लागत को वसूलने के लिए आम जन पर इसका अधिक बोझ आरोपित करना, बिल्कुल सही बात है, ये हमने देख लिया। तीसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, अतः लोगों द्वारा हड़ताल इत्यादि के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में देरी होती। यहाँ पर ये सेंटेंस अधूरा है, देखिए सेंटेंस देरी होती, साथ ही उचित लागत की वसूली नहीं हो पाती। उदाहरण, किसानों द्वारा किसान बिल के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया जाना।
ये भी इसकी सीमा है। फिलहाल यहाँ पर आप संक्षेप में कह सकते थे कि लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये हाईवे बंद करते हैं जिससे नुकसान होता है, ये सीमाओं में आ सकता था। उतना वैलिड नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, हम इसको अभी 3 पॉइंट आपने ठीक बताया। चौथे पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आपसी सहमति न होने के कारण निजी क्षेत्र निवेश करने में पर्याप्त रुचि नहीं लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो निजी निवेश है वो हतोत्साहित होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसकी सीमा है। तो चारों आपने वैलिड पॉइंट दिए हैं, इसको यहाँ पर सही माना जा रहा है। अब देख लेते हैं आपने निष्कर्ष क्या लिखा है। अतः सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सागरमाला, भारतमाला इत्यादि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपने इसको भी ठीक दिया है, लेकिन सकारात्मक आंसर आपको देना चाहिए। और जो भी आप यहाँ पर लिखें अर्थात निष्कर्ष लिखें, वो ध्यान रहे कि जो वहाँ पर सुझाव दे रहे हैं वो सबको स्वीकार्य हो। ऐसा नहीं कि केवल आप ही कह रहे हैं, वो बात आप ही को अच्छी लग रही है, दूसरा व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो यहाँ आपने जो लिखा है इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने देख लिया। साथ ही साथ ये हमने बात कर लिया कि ये जो पॉइंट लिखा गया है इन सभी पॉइंट पर मैं यहाँ 2 नंबर दे रहा हूँ और यहाँ 1 नंबर, तो 2 और 1 3, और जो आपने पहले यहाँ पर लिखा है इस पर हमने बात कर लिया कि इस पर आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। तो टोटल जो आपको दिया जा रहा है वो 4 नंबर दिया जा रहा है। 10 में से 4 नंबर यहाँ आपके आंसर पर दिए जा रहे हैं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।